हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ की। मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूएनओ के स्पेसिफिकली 6 ऑर्गन्स हैं। हाँ, कौन कौन से 6 ऑर्गन्स हैं? वो हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। ये यूएनओ के बेसिकली 6 मेन ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू पूरा का पूरा यूएनओ जो है अपना काम करता है, अपना फंक्शन करता है, अपने पावर्स को यूज करता है। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ में, स्पेशली जनरल असेंबली के बारे में। हाँ, तो अगर हम लोग जनरल असेंबली के बारे में बात करें तो जनरल असेंबली के बारे में 2 चीजें जानना जरूरी है। पहला, एक तो कंपोजिशन ऑफ द जनरल असेंबली एंड दूसरा पावर एंड फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली। ओके, सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ द जनरल असेंबली देखेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ द जनरल असेंबली की अगर हम लोग बात करें तो जनरल असेंबली में वो सारे मेंबर्स जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं जो कि यूएनओ के मेंबर्स होते हैं। दैट मीन्स कि जो भी स्टेट यूएनओ का मेंबर है वो जनरल असेंबली का भी मेंबर होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है, अगर हम लोग देखें तो एट प्रेजेंट 193 मेंबर्स हम लोग कहते हैं कि 193 जनरल असेंबली के टोटल कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं। तो जनरल असेंबली के मेंबर्स कितने हुए? 193। ओके, अब अगर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स की बात करें, जनरल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हर एक स्टेट का 5 रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली में होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर जनरल असेंबली की मीटिंग्स होती हैं तो पर स्टेट से 5 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्टेट को। ठीक है, लेकिन उनकी वोटिंग कितनी होगी? 1। ओके, दैट मीन्स कि जनरल असेंबली के अगर 5 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक स्टेट के 5 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो 5 रिप्रेजेंटेटिव के वोट कितने काउंट होंगे? ओनली 1। अब भाई मन में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों कि एक स्टेट को 5 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स कि अगर इंडिया है तो इंडिया के 5 ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि यूएनओ को इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ऐसा इसलिए है कि मान लो अगर जनरल असेंबली में कोई डिस्कशन हो रही है या कोई डिसीजन लेना है इंडिया की तरफ से, तो वो 5 मेंबर्स आपस में सलाह मशवरा करके, राय विचार करके वो डिसीजन ले सके और अपना डिसीजन बता सके। लेकिन इंडिया का वोट कितना काउंट होगा? ओनली 1। ठीक है, ये हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ द जनरल असेंबली। अगर हम लोग इसके प्रोसीड्योर की बात करें, जनरल असेंबली अगर हम लोग बात करते हैं जनरल असेंबली के प्रोसीड्योर की, तो ये एक असेंबली है। असेंबली दैट मीन्स कि इस असेंबली में टाइम टू टाइम सिटिंग्स होती हैं। दैट मीन्स कि हर एक स्टेट के मेंबर्स को बुलाया जाता है और बुला करके डिस्कशन वगैरह होता है। तो इसकी प्रोसीड्योर की बात करेंगे हम। तो अगर इसके प्रोसीड्योर की बात करते हैं तो प्रोसीड्योर, इस जनरल असेंबली का प्रोसीड्योर पर ईयर सितंबर के 3rd वेडनेसडे, प्रोसीड्योर जो इसका शुरू होता है वो पर ईयर सितंबर के 3rd ट्यूसडे से शुरू होता है, नॉट वेडनेसडे। 3rd ट्यूसडे से इसका प्रोसीड्योर दैट मीन्स की असेंबली की बैठक शुरू होती है और इसका डिस्कशन कब तक चलता है? टिल जनवरी। अब टिल जनवरी अगर इसका सेशन चलता है तो इसका सेशन 2 फेज में होता है। 2 फेज में होने का मतलब दैट मीन्स की जो सितंबर के 3rd ट्यूसडे से जो सिटिंग शुरू होती है वो सिटिंग कंटिन्यू होती है बिना रुके हुए क्रिसमस तक। उसके बाद कुछ दिन के गैप के बाद फिर से मीटिंग शुरू होती है और वो मीटिंग
तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरे इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से 2 फेज में जनरल असेंबली की प्रोसीजर चलती है, मीटिंग सेटिंग होती है। अब इसमें क्वेश्चन ये रेज होता है कि जनरल असेंबली में किस तरह के वाद विवाद होते हैं, किस तरह के डिस्कशंस होते हैं। और एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रेज होता है कि जनरल असेंबली में जो भी मीटिंग होती है तो क्या ईयरली सिर्फ एक मीटिंग होती है? तो हाँ, नॉर्मली जनरल असेंबली की ईयरली सिर्फ एक मीटिंग होती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इन स्पेशल सिचुएशंस में, इन इमरजेंसी सिचुएशंस में, स्पेशल केसेस में फिर से स्पेशल मीटिंग्स बुलाई जा सकती हैं यूएनओ के थ्रू। जनरल असेंबली की अर्ली अपनी एक अलग से मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें कि जिस पर्पज से उस मीटिंग को बुलाया गया है उस मीटिंग पर डिस्कशन किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोसीजर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली की। अगर हम पावर एंड फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली की बात करें हम लोग, तो इसके स्पेसिफिकली 5 पावर एंड फंक्शंस दिखते हैं हमें, जिसमें कि सबसे पहला है डेलिबरेटिव फंक्शन, दूसरा सुपरवाइजरी फंक्शन, तीसरा फाइनेंशियल फंक्शन, चौथा इलेक्टिव फंक्शन, पांचवा कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेलिबरेटिव फंक्शन की। डेलिबरेटिव फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विमर्शकारी कार्य। हाँ, डैट मीन्स कि इसके अंतर्गत जनरल असेंबली में विचार विमर्श किए जाते हैं। डैट मीन्स कि जनरल असेंबली के जितने भी मुद्दे होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होंगी, वो सारे के सारे डिस्कशंस जो है वो यही जनरल असेंबली में किए जाएंगे। तो अब क्वेश्चन रेज होता है कि वो कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिस पर कि जनरल असेंबली में डिस्कशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर किसी नए मेंबर को इंक्लूड करना है, यूएनओ की मेंबरशिप प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए पहले सबसे पहला जो है वो डिस्कशन जनरल असेंबली में होगी। डैट मीन्स कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि किसी भी नए स्टेट को मेंबरशिप प्रोवाइड करने के लिए डिस्कशन होगी। और किस चीज के लिए डिस्कशन होगी? दूसरा कह सकते हैं हम लोग कि जितने भी ऑर्गन्स हैं यूएनओ के, जो मेन ऑर्गन्स हैं या सब्सिडियरी ऑर्गन्स हैं या जो नए ऑर्गन्स बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो उनके फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में डिस्कशन होता है जनरल असेंबली में। इसके अलावे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को से कंसर्निंग जो भी डिस्कशन होता है वो डिस्कशन जनरल असेंबली में होता है, ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन होता है। इसके अलावे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल फील्ड में कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इन सारी चीजों के बारे में यूएनओ में डिस्कशन होती है। तो ये है यूएनओ का जनरल असेंबली का डेलिबरेटिव फंक्शन। इसके बाद आता है सुपरवाइजरी फंक्शन। सुपरवाइजरी फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सुपरवाइजरी फंक्शन में जनरल असेंबली जनरली सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ करके इसके जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं या फिर इसके सब्सिडियरी ऑर्गन्स हैं या एडिशनल ऑर्गन्स हैं, उन सब के फंक्शंस को या उसके कार्यों को सुपरवाइज करता है ये जनरल असेंबली। डैट मीन्स कि इसका सुपरवाइजरी फंक्शन होता है। डैट मीन्स कि सभी ऑर्गन्स पर इसका सुपरविजन रहता है जनरल असेंबली का। इसके अलावे हम लोगों ने 2 टॉपिक पिछले वीडियोस में देखा था कि एक्सक्लूजन ऑफ द मेंबरशिप एंड एक्सपल्सन ऑफ द मेंबरशिप। जो पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई ऐसा मेंबर है जो कि जनरल असेंबली के डायरेक्शंस के अगेंस्ट काम कर रहा है, प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, यूएनओ से सस्पेंड किया जा सकता है या उसे एक्सपेल किया जा सकता है। तो
हर एक मेंबर्स, यूएनओ के जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के ऊपर भी नजर रखने का काम जनरल असेंबली करता है। तो ये है जनरल असेंबली का सुपरवाइजरी फंक्शन। इसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन की बात करें तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल फंक्शन की और यूएनओ की, तो हम सभी जानते हैं कि यूएनओ जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत है। तो अब यूएनओ को फंड कहाँ से आता है, इस फंड का अरेंजमेंट कौन करता है? सर्टेनली, एग्जैक्टली, यही जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली जो है फाइनेंशियल फंक्शंस को भी सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है। दैट मीन्स कि यूएनओ के काम को चलाने के लिए, यूएनओ को और के ऑर्गन्स को चलाने के लिए, फंक्शंस को रेगुलेट रखने के लिए फंड की व्यवस्था भी जनरल असेंबली करता है। अब फंड की व्यवस्था जनरल असेंबली कहाँ से करेगा? तो सर्टेनली अपने मेंबर से करेगा। दैट मीन्स कि यूएनओ के जो मेंबर्स हैं उन्हीं मेंबर्स से फंड की भी व्यवस्था जनरल असेंबली करती है। अब इसमें ये तय करना होता है कि अब मान लो कोई ऐसा भी स्टेट है लाइक अमेरिका है, ब्रिटेन है, जो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग कंट्रीज हैं, और कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं। तो अब क्या हर किसी से इक्वल फंड लिया जाएगा? नहीं। जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग है उससे उतना ही फंड लिया जाएगा। दैट मीन्स कि वो रेशियो तय करने का कि कौन से स्टेट से कितना फंड आएगा और कौन से स्टेट से कितना फंड आएगा, ये रेशियो तय करने का काम भी जनरल असेंबली करती है। इसके बाद है इलेक्टिव मेंबर्स फंक्शन। अगर हम लोग इलेक्टिव फंक्शंस की बात करें तो ये जनरल असेंबली ही है जो कि नए मेंबर्स को इलेक्ट करती है। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर नए मेंबर्स को इलेक्ट करना है तो सबसे पहले जो है वो कहाँ पर एप्लीकेशन आएगा या सबसे पहले कहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा? जनरल असेंबली में। दैट मीन्स कि नए मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम जनरल असेंबली करती है। इसके अलावे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं लाइक आईसीजे है या सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर इसके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के मेंबर्स के इलेक्शन का काम भी यही जनरल असेंबली करती है। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन पर। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन का मतलब होता है कि संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य दैट मीन्स कि हम अगर पहले को थोड़ा सा रिवाइंड करें तो हम लोगों ने देखा था कि जनरल असेंबली का यूएनओ का एक चार्टर बनाया गया था। तो एक फिक्स्ड चार्टर बनाया गया है यूएनओ के लिए, और जिस चार्टर के बेसिस पे यूएनओ अपना काम करती है। लेकिन टाइम के साथ इस चार्टर में चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस, चार्टर में चेंजेस लाने का काम कौन करता है? जनरल असेंबली। दैट मीन्स कि जनरल असेंबली में ही डिस्कशन होती है कि अगर चार्टर में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, तो वो चेंजेस करने का काम और अमेंडमेंट करने का काम भी जनरल असेंबली में ही होता है। तो इस तरह से पावर एंड फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली: deliberative function, supervisory function, financial functions, elective functions, constituent